कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें होती है खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। लेकिन पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए। 2 दिन के चीन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक, मतलब ये 2 दिन का चीन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये SCO समिट है जिसके लिए वो वहां पर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री आखिरी बार 2019 में गए थे चाइना, और आखिरी मुलाकात उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पिछले साल अक्टूबर की है, जब वो रूस के कजान शहर में मिले थे ब्रिक्स के सम्मेलन में। लेकिन अब SCO समिट के लिए उनका चाइना जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि ये चर्चाएं आप चारों ओर सुन रहे होंगे कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है, फ्लाइट शुरू होने वाली है, ट्रेड हमारा उनके साथ है ही, बड़े चरम पर चलता ही है। तो ये सारी बातें, और जब प्राइम मिनिस्टर पिछली बार शी जिनपिंग से मिले थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद से ही ये सारी रूपरेखा बनी थी कि कैसे सीमा पर तनाव कम करना है, पेट्रोलिंग को लेकर के दोनों देशों के बीच कुछ समझौता होगा, वहाँ जिस तरीके से सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं उसमें कोई कमी की जाए, टेंशन कम की जाए, उस पर भी मामला आगे बढ़ा था। तो ये सारी बातें हैं। अब दूसरी आज की खबर यह है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो रूस के दौरे पर हैं। अजीत डोभाल वहां रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सुरक्षा सहयोग पर रूस के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्लोज डोर मीटिंग होगी। भारत रूस से और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने पर विचार कर रहा है। और NSA डोभाल की बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दौरे में रूस के साथ जियोपॉलिटिकल हालात और मौजूदा तनाव पर चर्चा होगी। और विदेश मंत्री S जयशंकर भी रूस जा सकते हैं, ये भी है। तो आप देखिए, एक तरफ ट्रंप जो है वो भारत को परेशान करने पर आमादा हैं, तुले हुए हैं, टैरिफ को लेकर, रूस से तेल खरीदने को लेकर के सारी बातें हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम रूस के साथ भी बातचीत लगातार कर रहे हैं। हमने तेल खरीदना भी बंद नहीं किया रूस से, हम जवाब भी दे रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को, लेकिन शीर्ष स्तर से नहीं। हमारे मंत्रालय का प्रवक्ता जवाब देता है, वहां ट्रंप 10 बार बोलते हैं दिन में, यहां मंत्रालय का प्रवक्ता एक स्टेटमेंट जारी कर देता है। तो इस सब के बीच चाइना, रूस, अमेरिका, ये जो बैलेंसिंग एक्ट भारत इस वक्त एक बड़े मुश्किल वक्त में करने की कोशिश कर रहा है, इसी पर हमारा आज का कॉफी पर कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम होगा। और आज आपने राहुल गांधी का ट्वीट देखा कि नहीं देखा? राहुल गांधी ने जो पोस्ट की है, अच्छा उसके बारे में आपको बताऊं, मेहमानों से तो आपको मिलवा दूं। विनोद अग्निहोत्री सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं। वैभव को आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर खूब सुनते हैं। राहुल गांधी ने आज एक पोस्ट की, और ये मोदी, ट्रंप या अमेरिका, इंडिया को लेकर के एक नया एंगल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भारत प्लीज जानो, कृपया जानो कि मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि वो इनको धमका रहा है अडानी के ऊपर जो अमेरिका में जांच चल रही है उसको लेकर के। और दूसरा जो वो धमकी देता है वो ये कि मैं मोदी, अडानी, अंबानी और रूसी तेल की खरीद, इसके बीच का जो नेक्सस है, फाइनेंशियल लिंक्स है, इसको एक्सपोज कर दूंगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, राहुल गांधी बहुत आराम से गोल पोस्ट शिफ्ट कर लेते हैं। पहले क्या बात कहते थे? पहले कहते थे कि अब ट्रंप कह रहा है मैंने ट्रेड की धमकी देके वॉर रुकवाई इंडिया पाकिस्तान की, तो ट्रेड डील तो हुई नहीं हमारी। उसके बाद जो है, जब डेड इकोनॉमी की बात हुई, अमेरिका ने कहा डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि हाँ भारत एक डेड इकोनॉमी है। अब उन्होंने एक नई बात कह दी है कि भाई ये तो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखी है मोदी को किसी बात की। अच्छा, उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। आप देखना कैसे दबाता है वो भारत को। तो भारत तो दबा नहीं तो अभी तक तो सब कुछ शांत हो जाना चाहिए था। सर, लेकिन पहले ये इसी डेवलपमेंट में बात कर लें। क्या भारत की इस वक्त की नीति क्या लग रही है आपको? ट्रंप को हम जवाब देते नहीं, मतलब सीनियर वरिष्ठ स्तर से नहीं देते, लेकिन हमने ये बता दिया उनको कि तुम ये हिपोक्रेसी नहीं कर सकते कि तुम व्यापार करोगे रूस से और हम नहीं करेंगे। वो ईरान से भी करते हैं। हाँ, और फिर हम जा रहे हैं चाइना भी, और हम जा रहे हैं रूस भी। भारत किस दिशा में जा रहा है? एक शेर से शुरू करता। सर क्या बात है? क्योंकि आपके प्रोग्राम की ये खास USP है। जी जी। कश्ती थी पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती थी पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। क्या बात है। न शक्ल बदली न बदला मेरा किरदार,
लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। हमने जिस दिए के दम पर बगावत की, सोबत के अंधेरे का दिया बदल गया। क्या बात है सर। ईमान धर्म कुछ नहीं है कायम, मत पूछिए इस दौर में सब कुछ बदल गया। हाँ तो भाई ऐसा है। देखिए अब आपके सवाल पर आता हूं मैं। वैसे सर, देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर वही प्रोग्राम में आ गए। सर पिक्चर शुरू हो गई, हीरो लेट आ रहा है सेट पे, ट्रैफिक बहुत था। हीरो कुछ फिल्मों में पुलिस के अंदाज में आया, जैसे फिल्मों में बॉलीवुड में पुलिस सबसे आखिर खबर भी तो लेके आना था। तो अभी से हमारी मुलाकात आज हुई थी वहाँ पार्लियामेंट के गेट पे। देखिए क्या है कि भारत की जो कंसिस्टेंट विदेश नीति है, हालांकि सिंह साहब बैठे हुए हैं तो और बेहतर बताएंगे, उसमें एक बात जरूर है कि हम थोड़े बहुत कंसेशन तो दे देते हैं, लेकिन हमारी जो ऑटोनॉमी है, हमारी जो संप्रभुता है, उसमें हम सरेंडर नहीं करते। चाहे हम 1947 से लेकर के और 2025 तक जो भी सरकार रही हो, जब हमारे पास सब कुछ नहीं था, हम बिल्कुल निर्भर थे उस समय भी, और आज तो ईश्वर की कृपा से, जनता की मेहनत से और नेतृत्व की सब कुशलता से, चीज़ों से लगातार भारत बहुत आगे है। तो वो इसीलिए कि ठीक है, अमेरिका के साथ हमने बहुत कोशिश की, रिश्ते अच्छे बनाए हुए भी। ट्रम्प साहब के पिछले कार्यकाल में बड़े अच्छे रिश्ते रहे, सब कुछ रहा। फिर जब डेमोक्रेट्स आए तो लग रहा था कि बात बिगड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो ट्रम्प के साथ रिश्ते थे प्रधानमंत्री जी के, तो कई ऐसा, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे रिश्ते बाइडेन के साथ भी रहे। बाइडेन तो G20 में भारत भी आए थे। इसके बाद ट्रम्प साहब जो नए कार्यकाल में जो अपने तेवर दिखाए, जैसा मैंने शेर पढ़ा कि बदल गए, और जिस तरह लगातार वो निशाना बना रहे हैं, तो फिर हमारे सामने भी भाई ठीक है, आप कर लो, ठीक है, हम दब नहीं रहे, हम दबने की जरूरत भी नहीं है। भाई आपको भी हमारा मार्केट चाहिए। दूसरी बात यह है, आपको हर इंटरनेशनल फोरम पे भारत जैसे देश का सपोर्ट चाहिए। तो और चीन जो है, देखिए चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, और कोई नई बात नहीं, बहुत ज़्यादा ज़मीन चीन ने हमारी कब्जा कर रखी है, ये सबको मालूम है। लेकिन आप याद करिए, चीन के साथ रिश्ते सुधरने शुरू हुए जब राजीव गांधी और देंग शियाओपिंग का गोल्डन शेक हैंड हुआ, और उसके बाद से लगातार हर सरकार ने, नरसिम्हा राव ने, अटल जी ने, मनमोहन सिंह ने और खुद मोदी जी ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की हर तरह की कोशिश की, हर प्रयास किया। पहले सबसे पहले मोदी जी ने शी जिनपिंग को बुलाया था अहमदाबाद में, तो बिल्कुल ओपन हार्टेड। फिर चीन ने जो सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश की और गलवान हुआ, उससे बात बिगड़ी। लेकिन हम जानते हैं ना कि अमेरिका जब इस्तेमाल करने की कोशिश करता है भारत को, तो हम क्यों नवा एक्सेस बनाए। और हमेशा जियोपॉलिटिकल उसमें जो है, ये पुरानी थ्योरी रही है कि मॉस्को, बीजिंग, दिल्ली की एक एक्सिस बने, जिससे जियोपॉलिटिक्स में हम करें। तो हमें भी थोड़ा नैरेटिव बदलना है। आप देखिए, जो आपने कहा कि हम अपनी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कभी सरेंडर हमने कभी नहीं की, जब हम वाकई गरीब देश थे तब भी नहीं की। आप देखिए भारत क्या बैलेंसिंग की कला है ये भारत की विदेश नीति की, जो सब कुछ श्रेय है कि आप क्वाड के भी मेंबर हो अमेरिका के साथ, और ब्रिक्स के भी मेंबर हो, एससीओ के भी मेंबर हो, और उसमें पाकिस्तान भी है, सब कुछ है। तो आप यूक्रेन के भी साथ हो और रूस के भी साथ हो। हाँ। आप फिलिस्तीन का भी समर्थन करते हो यूएन में, और आप इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, अब जरा खबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जानना चाहते होंगे कि इस सब के बीच भारत सरकार सोच क्या रही है, मोदी जी सोच क्या रहे हैं अमेरिका को लेकर, ट्रंप को लेकर के। तो ये जो पहले जो भी फैसला हुआ कि एससीओ समिट में चाइना भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? ये भी क्या कोई एक मैसेज है इसमें कुछ? पहली चीज़ ये है कि अभी भी ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया गया है, संभावना इसकी बताई गई है कि हाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। दूसरी चीज़ की निश्चित तौर पे मैसेजिंग रहता है, ऑफिशियली कंफर्मेशन का इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें मुझे बताया गया कि इतनी डायनेमिक्स हैं कि अभी बहुत लंबा समय है और उसमें बहुत कुछ देखना होता है, और वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से सारी चीज़ें तय होंगी। लेकिन मैसेजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका के लिए मैसेजिंग है, वो मैसेज तो बहुत लाउड एंड क्लियर है ना। जैसे ट्रेड डील को ही लेके देखें तो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया और जिस तरह से आईना दिखाया गया, ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें कोई निगोसिएशन, कोई रिक्वेस्ट या कोई वो चीज़ के लिए, उसमें आईना दिखाया गया है कि अमेरिका क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है और हम क्या करेंगे। लास्ट पैराग्राफ उसका अगर पढ़िए तो उससे लाउड एंड क्लियर भाषा में बताया नहीं जा सकता है। तो वो चीज़, और आज भी जब मैंने चेक किया तो दोनों ही, चाहे विदेश मंत्रालय के सोर्सेज हों या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज हों, वो एकदम से ये कह रहे थे कि पहली बात ये कि ये मत समझिए कि बातचीत खत्म हो गई है, निगोशिएशन खत्म हो गया है। अच्छा, वो जारी है और 25 अगस्त को उनका एक डेलीगेशन आना है, वो आएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये कहना कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, गलत है। ये कहना कि इससे बड़ा असर पड़ जाएगा, बिल्कुल गलत है। बोले कि वो एक सामान्य सी चीज़ है, उस सामान्य सी चीज़ के साथ
हमें निगोशिएशन ही करना है, बोले हम इसको सिर्फ उसी रूप में देख रहे हैं। नहीं, अब लेकिन जैसे ट्रम्प कह रहे हैं कि पहले 25% कहा, फिर कहा मैं इसको बहुत बढ़ाऊंगा। इसको ऐसे देखिए, जैसे अभी जैसे 25% की जो बात है, जब कोई सामान वहाँ पे लैंड करता है ना, तो जो लैंडिंग रेट है उस लैंडिंग रेट पे आप टैक्स लगाते हैं। तो लैंडिंग रेट पे जब आप टैक्स लगाते हैं तो भारत के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए अमेरिका का वो निश बाजार है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का कोई भुजिया है किसी बड़ी कंपनी का, साड़ी है, यहाँ की ज्वेलरी जो है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ जो NRI लेते हैं वो उसी डिज़ाइन के आदी हैं। जब आप वहाँ पे कीमत बढ़ाओगे तो वहाँ की इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा, अमेरिका की इकॉनमी पे भी। ठीक, आप कीमत ही बढ़ा रहे हो ना। दूसरा, आपके जो कम्पिटिटर हैं उन सारे सेक्टर में, वो उन कम्पिटिटर पे भी वो डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये इसमें कोई शक नहीं है। हमारा 131 बिलियन से ज्यादा का व्यापार है सालाना उसके साथ। नंबर 2 पर चाइना आता है जिसका 127 बिलियन है। तो आपके लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में, और हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट है, उसको इंपोर्ट कम है। हम ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका के साथ। ये भी एक मिथ है। अच्छा, मिथ थोड़ा इस रूप में है कि ये हम दिखाते हैं सिर्फ गुड्स वगैरह पे, अगर सर्विसेज जोड़ दीजिएगा ना तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आएगा कि वो फायदे में हैं। वो भी फायदे में। एजुकेशन में हम लोग जितना पैसा देते हैं उनको, हर साल इंडियन स्टूडेंट जितना पैसा देते हैं जाके वहाँ पढ़ाई करते हैं, वो कहाँ जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि तो ये कोई वन साइडेड नहीं, ये सौदा वन साइडेड बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो बस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस ये जब आप टैक्स बढ़ाते हो तो ट्रेड खत्म नहीं होता है, आपका सामान थोड़ा महंगा हो रहा है उस पर। ये लोग आपसे जानना चाहते हैं क्या मोदी सरकार में अंदर चिंता है, परेशानी है जो कुछ ट्रम्प कर रहे हैं, या सब कुछ हाथ अभी है, हम मतलब वी आर इन कंट्रोल, फुल कंट्रोल। अच्छा, उसमें जैसे पहले मैंने कहा कि ये समझना कि नुकसान नहीं है, गलत है। नुकसान है, आपके एक्सपोर्टर पे असर पड़ेगा। एक्सपोर्टर आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको सब्सिडी दें, तमाम तरह के दूसरे रास्ते का चयन करें, वो अपना घाटा बताएंगे। उसका एक उपाय ये भी होगा कि अगर आप तेल खरीद रहे हो तो तेल से आपको इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि उस फ़ायदा का थोड़ा हिस्सा अगर सब्सिडी पे कर दोगे ना तो ये जो टैक्स बढ़ाएंगे उसका मेंटेनेंस हो जाएगा। उस काम को कभी किया नहीं जाएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बड़ा आसान चीज़ है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित हो अब क्या होगा। समस्या इसमें यह है कि अमेरिका की अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ जा रही है। जैसे मैक्सिको और कनाडा के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसको भी तुम नहीं मान रहे हो। अब जैसे ट्रंप ने ये कहा कि मैं फार्मास्यूटिकल्स पर, भारत से जो दवाइयाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं अमेरिका को, मैं 250% टैरिफ लगा सकता हूँ। तो दवाइयाँ वहाँ महंगी होंगी। वो इसलिए क्योंकि मेरी इंडस्ट्री खड़ी हो। भारत 40%, उनकी जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उसका 40% भारत से जाता है, सबसे ज़्यादा। आपके हिसाब से भारत की हैंडलिंग इस पूरे मैटर की ठीक है, और ट्रंप करना क्या चाह रहा है हमारे साथ? देखिए, कुत्ता आपको काटता है तो आप पलटने कुत्ते को थोड़ी काट लेते हो, ठीक है? मेरी बात सुनिए। ये देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का टेम्परामेंट रखते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, जिस तरह से वो बात करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी राजनेता हैं, ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन, जिंदगी भर उन्होंने राजनीति करी है, तो एक पॉलिटिशियन की तरह सोचते हैं, पॉलिटिशियन की तरह बर्ताव करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आप जीवन उठा के देखें, आपको सिवाय स्कैंडल्स के और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? तो डोनाल्ड ट्रंप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उनका एक पॉलिटिकल टेम्परामेंट नहीं है, उनको नहीं पता कि पॉलिटिक्स में किस तरह से बर्ताव किया जाता है, किस तरह से बिहेव किया जाता है। अब जिन लोगों ने कैपिटल हिल के ऊपर हमला किया था, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि रेप के, बच्चों तक के रेप के दोषी थे, और उनके ऊपर आरोप थे, उनकी जांच चल रही थी, और उन्होंने सबको पार्डन कर दिया, सबको माफी दे दी, सामूहिक माफी दे दी उन सबको। उनमें से बहुत सारे थे जो मर्डर के एक्यूज थे, उनमें बहुत सारे थे जो बच्चों के साथ बलात्कार के पीडोफाइल्स थे, उनको भी माफी दे दी। और इसके लिए जेडी वैंस ने उनको मना किया था कि आप इस तरह से ब्लैंकेट माफी, सामूहिक माफी मत दीजिए, इनमें बहुत सारे आदतन अपराधी हैं ये, और ये समाज के लिए ठीक नहीं है। कॉन्टेक्स्ट इंडिया के साथ, कॉन्टेक्स्ट के मैं आपको बता रहा हूं कि ये उनका टेम्परामेंट दिखाता है, ठीक है, कि वो किस तरह से सोचते हैं और कितना नी जर्क रिएक्शन देते हैं। तो जो भारत में जो सवाल उठ रहा है, जो राहुल गांधी की आपने बात की कि मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, या मोदी जी क्यों दब रहे हैं या कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अंतर आपको समझना पड़ेगा कि एक तरफ एक शोमैन है और एक तरफ एक राजनेता है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, ठीक है, आपको एक राजनेता की जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? दो बहुत इंपॉर्टेंट गुण होते हैं। एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी, और एक होता है कि वो कभी किसी के खिलाफ कोई लॉन्ग टर्म पर्सनल ग्रज नहीं रखता है, ठीक है? जिन साहब ने इंडी अलायंस बनाया था, साहब बैठे हैं बताएंगे, जिन साहब ने इंडी अलायंस बनाया था, जिस नींव रखी थी, नीतीश कुमार, ठीक है, वो आज कहाँ पे हैं? वो आज सरकार के साथ है। क्या मोदी जी ने उनके खिलाफ ग्रज रखा था? क्या एक पॉलिटिशियन ऐसा ग्रज रखता है? चंद्रबाबू नायडू आज कहाँ हैं? तो हम मतलब मोदी जी ट्रंप के लिए भी कोई ग्रज नहीं रखते? नहीं, ग्रज क्यों रखना है? राजनीति में अगर आप पर्सनल वेंडेटा लेकर के चलेंगे
तो आप कितने दिन राजनीति करेंगे? तो वो तो कर रहा है ना आपके साथ यही। कितने उसने दिन क्या करेगा? चीज छोड़ दी? मैं 40 बार कह दिया मैंने जंग रुकवाई, इंडिया ने क्रेडिट नहीं दिया। और मोदी जी ने जिस दिन बोला पार्लियामेंट में कि किसी देश ने जंग रोक लेके नहीं कहा, उसके अगले दिन उसने वो 25% वाली बात कह दी। मैं 25% टैक्स लगाऊंगा। मैं यही बात पाकिस्तान को होस्ट करता है। वो कहते रहेंगे, वो शोमैन है ना, वो ऐसी बातें आज कोई पहली बार कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन आप उठा के देख लीजिए, उसी तरह से बर्ताव करते रहे। आपके इसी कार्यक्रम में कॉफी पे कुरुक्षेत्र में मैंने, जब वो आ रहे थे राष्ट्रपति बनने शपथ लेने वाले थे, तो मैंने कहा था कि वो एक बिजनेसमैन आदमी है और उनको जो डील ऑफर करेगा बेटर, वो उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे। अगर पाकिस्तान जो है, अगर ये अपनी इकोनॉमी खोल देता है कि ठीक है भाई आपकी फैमिली आए और हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करे और पाकिस्तानी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाए, चाहे जो हो, ये अलग बात है कि वहां पे उसकी जो अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन पर्सनल प्रॉफिट, क्योंकि देखिए दूसरी बार से तीसरी बार तुमको टर्म नहीं मिलना, तो वो ज्यादा से ज्यादा कतर के राष्ट्रपति से उन्होंने हवाई जहाज लिया, ठीक है, तो पर्सनली लिया। मैंने तो कहा था भाई आप भी दे दो राष्ट्रपति नहीं अगर उसको हवाई जहाज देने से वो खुश होता है, आपके रिश्तेदार दे दे भारत में एक हवाई नहीं, जहाज। तो क्या आप ये इस चीज की नींव रखने को तैयार है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो कूटनीति है, अब इस तरह से पर्सनल अपीजमेंट पे चला करेगी? साहब का आपने कौन सा पर्सनल अपीजमेंट छोड़ा है? नहीं, हमने हाउडी मोदी में ट्रम्प का हाथ पकड़ के चले, वो गलत था। यहाँ बुला करके वो गलत था। मोटेरा स्टेडियम में उसको वो गलत किया। नमस्ते ट्रम्प। नहीं सर, ट्रम्प किया। वो गलत था। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिए कि जब हमने वो किया उस समय हमें उससे घाटा हुआ या फायदा हुआ? आज की डेट में मत जोड़िए। आज की डेट में जो हो रहा है उसका उससे क्या लेना देना? भाई बहुत सारे डील आपको करने थे, आपने उन अच्छे रिश्तों के आधार पे, जैसे मान लीजिए, एक मिनट ऐसे समझिए कि एक मैं दुकानदार हूँ, एक कस्टमर आके मैंने आपको बड़ा खुश किया, अब बदले में हमने आपसे कुछ ले लिया, 10 दिन बाद आप हमसे कुछ खराब व्यवहार करने लगे, तो ये जो मेरा पिछला एपिसोड था वो हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उस आदमी में इन्वेस्ट किया, आपको लगा कि हम इसका साथ अगर देंगे और अगर ये सत्ता में आएगा तो हमारे रिश्ते अच्छे चलेंगे अमेरिका के साथ, आपकी बुनियाद में ये था। इसीलिए वो अब वो आया है तो अब आपकी सुन हमने नहीं क्या रहा है। इन्वेस्ट किया? हमने थोड़े बनाया उसको अमेरिका का राष्ट्रपति। 2 इवेंट किए उसके साथ देवेंद्र। अरे तो इसमें इन्वेस्ट हमने क्या किया भाई? अमेरिका को और यही अपीजमेंट होती है। आपने एक पक्ष चुन लिया, वहां 2 ही पार्टियां हैं, 2 ही पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिक। आपने रिपब्लिकन पार्टी चुन ली। अच्छा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उतना इन्वेस्ट किया गया, हाउडी मोदी, उसके बाद बाइडेन राष्ट्रपति आ गए, उस पर कोई असर पड़ा क्या भारत अमेरिका के संबंध? वो अलग बात है। क्यों अलग क्यों बात है? आपने तो बता दिया मैं कहां खड़ा हूं। कैसे? बाइडेन के साथ भी हम वैसे ही खड़े हैं। बाइडेन ने अपना व्हाइट हाउस खोला। देखिए आपने बाइडेन, अब की बार बाइडेन सरकार का नारा नहीं लगाया आप? नहीं, तो नहीं, आप फिर वो समझ रहे हैं। वो गलत। हमने क्या किया उस वक्त तो आपने हमने हॉस्टाइल क्या कर दिया असर था पड़ा? डेमोक्रेट्स हमने को। असर क्या पड़ा हम पे? और नहीं, डेमोक्रेट्स ने उसको प्रोटेस्ट भी किया था। प्रोटेस्ट किया था और डेमोक्रेट्स उसी डेमोक्रेट्स ने व्हाइट हाउस में 5000 लोगों को, अरे इंडियन लोगों को कोई ये बुलाया। नहीं कह रहा है कि मोदी जी ने जाकर के हाउडी मोदी किया या नमस्ते ट्रम्प किया, इसकी वजह से ट्रम्प की सरकार बन गई। हमको ये श्रेय नहीं ले नहीं, रहे, वो तो हार गया था। अलग विषय। अब तो ट्रम्प हार लेकिन गया था। हमें उससे एक अलग तरीके के व्यवहार की उम्मीद थी। नहीं, घाटा क्या हुआ पहले ये बताइए। अभी तो घाटा ही हो रहा है। ट्रम्प के बाद बाइडेन आए थे तो घाटा हुआ था। व्हाइट हाउस अपना खोल दिया, 5000 एनआरआई को बुला के आप सब सारे डील आपके साथ कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। आज तो बाइडेन अच्छा लगने लगा वो ना तो ट्रम्प से बाइडेन की ज्यादा। स्टेट्समैनशिप बाइडेन के साथ हम खराब कहाँ वो तो थे? बाइडेन की स्टेट्समैनशिप थी, बिल्कुल उसने नहीं। भारत के महत्व को समझा। बिल्कुल नहीं। हाँ, भारत के महत्व की बात थी, भारत का महत्व ये तब लोग भी था। कहेंगे भाई हमको बहस सुननी होती, तुम कहीं और चले जाते हैं, इसलिए बहस नहीं करते हैं। बाइडेन पॉलिटिशियन है। बाइडेन पॉलिटिशियन, ये फर्क है। ये मोदी businessman है। पॉलिटिशियन मोदी जी पॉलिटिशियन है, बाइडेन पॉलिटिशियन है, Politician है। ट्रम्प पॉलिटिशियन नहीं। नहीं। अब इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं ये बताइए? क्या करना चाहिए इनको? आप छोड़िए, फिर बात लंबी चली नहीं, क्या करना चाहिए आप बताइए? अच्छा सवाल ये, अब सर सवाल ये था, हम लोग जो बात कर रहे थे, मैं राहुल गांधी पर आ रहा हूं बस 2 मिनट में, लेकिन ये उम्मीद करना, जैसे राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, आइए ले ही लेते हैं उनके सब्जेक्ट को, कि मोदी जी बोले या मोदी जी के हाथ बंधे हैं, मोदी नहीं बोल पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे ट्रंप के सामने, तो आप एक तरीके से उसको उनको उकसा रहे हो। यार रिएक्ट तो करो, ट्रंप इतना बोलता है रोज। देखो ये वही है राहुल गांधी का। तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे तो बीजेपी के थी मौन मोहन, किसी बात में बोलते ही नहीं है, तो वही स्ट्रेटजी राहुल गांधी अपना रहे, बोलो। लेकिन मोदी जी क्यों बोलेंगे? एक ये डिप्लोमेटिक इशू है, एक देश के साथ रिश्तों का मामला है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है ना। वो तो मणिपुर में भी कहते थे, मणिपुर में भी मोदी जी कहाँ बोले? जब पार्लियामेंट में जब वो अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें उन्होंने रेफरेंस कर दिया। तो मोदी जी से जबरदस्ती कोई कराना काम न घरेलू राजनीति में किसी के पास का है ना इंटरनेशनल बस का है। ये तो हम लोग उनकी पूरी पॉलिटिक्स आप देख लीजिए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी जो उन्होंने सोचा समझा सही वो किया, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी। तो इसलिए, लेकिन नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी की कोशिश है
कि भाई वो बोले, और नहीं बोल रहे हैं तो जनता के सामने हम कहें वो कमजोर हैं। आज तो उन्होंने ये कह दिया कि वो उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है मोदी जी को, क्योंकि वो अडानी डबल ए जो किया था, अडानी अंबानी, हाँ, डबल ए, अडानी का नाम तो पहले कहना ये है कि वो अडानी की गर्दन पकड़ी हुई है अमेरिका ने। नहीं, अच्छा, राहुल गांधी जी तो राफेल के ऊपर भी कह रहे थे कि भाई ट्रंप ने बोला आप जवाब दो कि 5 राफेल गिरे हैं। मेरा सवाल दूसरा है, मैं कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को, और राहुल गांधी को बहुत आहत हुए इस बात से कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति टारगेट कर रहा है, तो राहुल गांधी पलट के जवाब दे दे ट्रंप को। तो थैंक यू कहा ट्रंप को जब उन्होंने नेट इकोनॉमी वाली स्टेटमेंट दी। राहुल गांधी ने कहा अच्छी बात है कि कोई तो ये किसी ने तो ये बात बोली कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। राहुल गांधी की अपनी पार्टी के कितने लोग थे जो उनकी बस बात से एग्री करते हैं? आप पॉलिटिशियंस के नाम देख लीजिए, शशि थरूर उनसे डिसएग्री किए, राजीव शुक्ला उनसे डिसएग्री किए, पार्लियामेंट में खड़े होकर डिसएग्री किए, मीडिया को बाइट देते हुए डिसएग्री किए, आप लोगों ने चलाया अपने अपने चैनल्स पे कि बाकी कोई उनका पार्टी का लीडर उनके शशि थरूर तो वैसे ही होगा जैसे बीजेपी में सुब्रमण्यम स्वामी। नहीं, कांग्रेस को जानने वाले कुछ लोगों ने तो वो हर चीज पे डिसएग्री करेंगे। कांग्रेस को जानने वाले कुछ लोगों ने ये बात लिखी कि जैसे वो चौकीदार चोर है वाला मोमेंट था या राफेल वाला जो मोमेंट था, उसमें भी राहुल गांधी पार्टी में अलग थलग ही थे, उनको कोई सपोर्ट नहीं था। इस मुद्दे पर भी उनकी पार्टी में उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बात यही है कि राहुल गांधी के साथ भी वही समस्या है कि वो राजनेता बनना चाह रहे हैं लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। राजनीति में आपको अगर हमला करना है तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप नहीं बोलते हैं, ये एक अनरिटन रूल है। जैसे विदेशी मामले हो गए, जैसे रक्षा का मामला हो गया, सुरक्षा का मामला हो गया, इन पे आप राजनीति नहीं करते, आप गवर्नमेंट के साथ खड़े हो। उदाहरण देके बात करते हैं, जैसे जब न्यूक्लियर डील पर अमेरिका के साथ हमारी न्यूक्लियर डील हुई, मनमोहन सिंह जी की सरकार गिरने वाली थी लगभग, बीजेपी गिरा रही थी सरकार को। यूपीए 1 था ना? हाँ, यूपीए 1 था, बीजेपी तो बाकायदा गिरा रही थी सरकार, अगेंस्ट थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी। नहीं, वो मतलब सरकार गिराना अलग इशू है। न्यूक्लियर डील पर बीजेपी का क्या रुख? खिलाफ थी बिल्कुल। लेफ्ट और बीजेपी दोनों खिलाफ थे न्यूक्लियर डील के। मनमोहन सिंह तभी जब लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ किया और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मनमोहन सिंह लेके आए तो बीजेपी और लेफ्ट ने एक साथ वोट किया था उस सरकार के खिलाफ। नहीं ना, बीजेपी सरकार बचाएगी ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कांग्रेस की, लेकिन एक इशू पर कि भाई ये एक अग्रीमेंट हो रहा है, ये हम इसके साथ हैं या नहीं। उस समय बीजेपी, आप देखिए, उस समय बीजेपी उस न्यूक्लियर डील के खिलाफ थी। ओके, तब की बीजेपी, उस वक्त मोदी जी तो विपक्ष में अडवाणी जी और विपक्ष और सत्ता में रह के सबके रुख बदलते हैं। बिल्कुल बदलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात सही है जो सिंह साहब कह रहे हैं कि जो मैच्योर लीडर होता है वो थोड़ा इन सब चीजों पे, जैसे मैं राहुल गांधी की बात करूं, अगर इकोनॉमी वाले पे अगर कोई मैच्योर लीडर होता, मतलब ये नहीं कह रहा राहुल गांधी मैच्योर है, कह ही दिया आपने। नहीं मैं बोलने की बात और क्या रह गया? नहीं, मैच्योरिटी से मेरा मतलब बोलने के तरीके पर, वो यही कहता कि भाई मैं जो पिछले 5 साल से कह रहा हूं वो अब ट्रंप ने भी कह दिया है, अमेरिका ने भी कह दिया है, मेरी बात की तस्दीक की, बजाय ये कहने के कि आप ट्रंप की बात की तस्दीक कर रहे हो। एग्जैक्टली, समझे आप? मैं कह रहा हूं यार सौरभ तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, सौरभ तुम्हारा कोट गड़बड़ है, कोट गड़बड़ है, कोट गड़बड़ है। और हम मान लीजिए देवेंद्र जो है पिछले 7 साल से कह रहे हैं आपका शो बहुत खराब है, और जब मैंने कहा और देवेंद्र ने समर्थन कर दिया तो देवेंद्र, मतलब हम तो आउटसाइडर है मान लीजिए, तो देवेंद्र तो इनसाइडर है। तो देवेंद्र को ये कहना चाहिए कि देखिए विनोद जी भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा था पिछले 5 साल से, तो वो उसका अलग इंपैक्ट होता है। लेकिन आप कह रहे हैं आपने ट्रंप को इंडोर्स कर दिया, तो ये मैं कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात है। वो तो मामला पर्सनल चला गया है। राहुल गांधी ने जो आज कहा है, और पिन ट्वीट है वो, ऐसा नहीं कि बस ट्वीट किया, पिन किया हुआ उसको, कि कोई उनके जाएगा हैंडल पर तो सबसे पहले वही दिखेगा। यू आर पर्सनली अक्यूजिंग द प्राइम मिनिस्टर कि आपकी शेडी डील्स की वजह से अमेरिका आपको ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बारे में तो पीएम ने कल कहा ही था ना इंडिया मीटिंग में कि मतलब उनका जो नज़रिया है, और प्रधानमंत्री का या सत्ता पक्ष का, प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी कब्र खोदने पे तुला हुआ हो तो उसमें मैं क्यों बचाने जाऊं, तो वो सत्ता पक्ष वैसे ही मानता है कि जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, अगर आप अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं तो जनता को क्या ही समझा पाएंगे। और ऐसा नहीं है ना कि शशि थरूर या दूसरे नेता, आप कांग्रेस के नेताओं से बात कीजिए, अधिकांश इस बात को कहेंगे, दबी जुबान में कहेंगे। उन लोगों में है कि वो रिकॉर्ड पे आ जा रहे हैं, बाकी बिना रिकॉर्ड के अंदर ये कोई पसंद नहीं कर रहा कि आप बार बार ये प्रूव करना चाहते हो कि ट्रंप दबा रहा है आपको। कैसे ये पसंद किया जाएगा जब आप समझ रहे हो कि इसमें देश सामने आ जा रहा है, इसमें बीजेपी सामने नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी पे टारगेट जितना करना हो कीजिए पॉलिटिकली, लेकिन अगर देश वाला नैरेटिव जैसे आता है तो वहाँ पे डिफेंसिव होना होता है, वहाँ पे आपको कॉशस होना होता है कि इस कदम पे हमें नहीं जाना है। वो गलती राहुल गांधी करते हैं क्योंकि वो मान के चलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, जो उनकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने जो लंदन में कहा था कि मैं ये बात यहाँ नहीं करूँगी, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, मैं इस पर बात नहीं करूँगी।
याद कीजिए। नहीं तो वो राहुल गांधी तो मेरे ख्याल से उस पर चल रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अब आज से ट्रम्प मेरा यार। नहीं, ये देखिए, ये सबसे बड़ी गलती वो ये इसलिए कर रहे हैं। देखिए, जैसे अमेरिका की मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं, देखिए जो कुछ भी हो रहा है ये कोई अमेरिका की पॉलिसी नहीं बन रही है। ट्रेड वॉर अमेरिकन पॉलिसी नहीं है, ये ट्रंप की पर्सनल पॉलिसी है। ट्रंप रहते हैं तो ट्रेड वॉर करते हैं, ट्रम्प चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ये ट्रेड वॉर अब 4 साल के लिए बाइडेन आए, ट्रेड वॉर चल रही थी? नहीं चल रही थी। अमेरिकन जो बिजनेसमैन है उनको पता है कि ट्रेड वॉर से नुकसान अमेरिकन इकोनॉमी को भी होता है। 3.5 साल बाकी है ट्रम्प के, ठीक है। और एक चीज समझिए, अब वो तो खैर अभी मिड टर्म होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो कितने पावरफुल हैं। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जब आप ट्रेड वॉर करते हैं तो उसका जो लोड है वो किसके ऊपर पड़ता है? ट्रेड वॉर का अमेरिकन टैक्स पेयर के ऊपर, अमेरिका में रहने वाले लोगों के ऊपर। और जो उनको चीजें महंगी मिलती हैं, एक पर्सपेक्टिव ये है, एक उस स्टोरी का एक साइड है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, चाइना ने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया कि भाई हम रेयर अर्थ नहीं देंगे, हम आप करो ट्रेड वॉर हमसे। अब रेयर अर्थ मिनरल्स आपको चाहिए आपको सेल फोन्स बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है ईवीज, ये टेस्ला वगैरह, ये सब बनाने के लिए आपको चाहिए। अब 95% जो रिजर्व है वो चाइना के पास है। उन्होंने बैन कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे आपको। अब मुझे बताइए कि उसकी वजह से प्रॉब्लम किसको हो रही है? यूएस को होगी और किसको? भाई उनकी अपनी कंपनियों को कह रहे हो, मैं उस पर नहीं जाता कि ट्रंप की सोच क्या है, वो क्या उसके एक्शन से अमेरिका को फायदा होगा नुकसान होगा, वो अलग डिबेट है। अपने पर्सपेक्टिव से मैं बात हम पे आप ये दादागिरी कर रहे हैं। मैं उसी साइड में आ रहा हूं, आपका जो सवाल है मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बस अब समझिए, अमेरिका ने ये गलती पास्ट में की हुई है। आपने रशिया के खिलाफ, रशिया को आइसोलेट कर करके आपने क्या किया? उसको चीन के पाले में बिल्कुल शिफ्ट कर दिया। आज अमेरिका में बैठ के ये डिस्कशन हो रही है कि भाई हमने रशिया की डिपेंडेंस चीन के ऊपर इतनी बना दी। चीन और रूस भी आपस में टेरिटरी के लिए युद्ध कर चुके हैं, ठीक है, और जिसमें चीन जीता था बाय द वे। तो वो जो एक एनिमीज थे, 2 कम्युनिस्ट एनिमीज थे आपस में, आपने अब उनको ला करके एक साथ खड़ा कर दिया है। वही काम अभी हमारे और चाइना के साथ कर रहे हैं। और वही सेम चीज का रेपिटेशन आप देख रहे हैं कि जब आप इंडिया को पुश करेंगे, और ये बात अमेरिका को पता है, डीप स्टेट को पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये ट्रंप की पर्सनल पॉलिसी है, ये यूएस स्टेट की पॉलिसी नहीं है। ये हिपोक्रेसी तो देखिए गजब की है। हम पर इल्जाम ये कि हम रूस का तेल खरीद रहे हैं और हम वॉर मशीन को फ्यूल कर रहे हैं रशिया को, और वो वहां लोग मर रहे हैं और हमको परवाह नहीं है। और चाइना तो रशिया से भी खरीदता है, ईरान से भी खरीदता है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन। उसको आपने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। यूरोप खुद खरीद रहा है, अमेरिका खुद ही खरीद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा ही गया ना कल, फर्टिलाइजर, स्टील, तो बोले कि हाँ मुझे नहीं पता। गैस जो है यूरोप पूरा जो है कहाँ से लेता है? फ्रांस, स्पेन, उन सबका सर्ज देखें गैस आप। पे वहां की चरी। अभी तो मैं लेकिन सर चर्चा सुन रहा था कि यूरोपियन यूनियन भी भारत पर कुछ सैंक्शन की कोशिश कर रहा है। वो लगातार प्रतिबंध इस पे बना रहे हैं, खुद ही गैस ले रहे हैं। तो उसमें बताया था ना विदेश मंत्री जयशंकर ने कि आप लोग जितना खरीदते हो, हम लोग तो पूरे महीने में उतना नहीं ले पाते जितना आप एक दिन में लेते हो। हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे रूस से, बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ बाजार तय करेगा कि हमें सस्ता कहाँ से मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के केस में असली जो कहानी है, जो बताया जा रहा है ये कि खासतौर पर जो सेंट्रल अमेरिका वाला इलाका है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्के समर्थक। दूसरी चीज़ कि जो बड़े फार्म कंपनीज हैं अमेरिका की, जैसे अमेरिका की 3-4 फार्म कंपनी ऐसी है कि जो चाहे तो पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा कराती, इतना कंट्रोल होता है उनका। वो एकदम से इसमें फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भारत अपना बाजार वो क्यों नहीं खोल रहा है। वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि जो देश कृषि कानून को सस्टेन नहीं कर पाया, वो कैसे ऐसे संभव हो सकता है कि भारत के कृषि बाजार को खोल दे, क्योंकि उसमें हमें घाटा है और वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो भारत की सरकार किसी कीमत पे खोलने नहीं जा रही है, चाहे आप ट्रेड टैरिफ को जहां लगाएं। उसमें ये बताया जाता है हमें कि अगर अमेरिका से कुछ बिजनेस का घाटा हुआ तो हम बाकी एवेन्यू खोलेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसके लिए हम डेयरी सेक्टर और फार्म सेक्टर इसका दो सबसे क्रूशियल हैं जिन पे वो। यही तो बात है ना। अब इसीलिए अब ये जितना आपने जानकारी दी, सब दिया, ये तो ये कि शुद्ध दादागिरी करना चाहते हैं। बिल्कुल शुद्ध, उसमें लॉजिक नहीं है, उसमें फेयरनेस नहीं है। और जहां तक रही कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हम नहीं खोलना चाहते, कई देश नहीं खोलते। ये देखिए एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन में भारत ने जो है एवरेज टैरिफ लगाया हुआ है 39%। बाहर से अगर कोई प्रोडक्ट आता है, एग्रो प्रोडक्ट आता है, स्विट्जरलैंड का 28% है, नॉर्वे का 31% है, आइसलैंड लगाता है, जापान 57% लगाता है।
अपने फार्मर्स को, फार्म प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम क्यों नहीं कर सकते भाई? और जबकि अमेरिका सब्सिडी देता है, उनके यहाँ फसल की जो कीमत सबसे होती ज्यादा है सब्सिडी अमेरिका में है 80%। किसानों, और सबसे ज्यादा सब्सिडी अमेरिका में है। और WTO की जितनी बैठकें हुई बाद में, वो चाहे डावोस में हुई हो, सबसे प्रेशर अमेरिका ही बनाता है कि आप सब्सिडी खत्म कर दीजिए। हम सब्सिडी हिंदुस्तान देना में बंद कर दें। हम खत्म कर दें, कम कर दें, कट कर दें, और वो सबसे ज्यादा सब्सिडी देते हैं। अब थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में बात करते हैं। ए, आपने कहा भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है, ट्रेड डील जहां जाए, जब तक जाए। ट्रेड डील पहली बात है कि नेगोशिएशन चल रहा है सरकार के सामने है, जब तक खत्म ना हो जाए 25 वाला डेलीगेशन ना, 25 अगस्त को जो आना है, उसके बाद से लगेगा कि हाँ आप खराब दौर में जा ट्रंप रहे की ये 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाऊंगा, इससे भी परेशान नहीं नहीं, है। आज रात में जैसे 12 बजे के आसपास वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं फिर से। उसमें कुछ और परसेंटेज आएगा, लेकिन उससे ये नहीं है कि इसको लेके हमारी नीति में कोई परिवर्तन होने जा रहा है। जहां लेके जाना हो आप जाइए। ठीक है, ये बात भी हो गई सही। और हम तेल खरीदना रूस से बंद नहीं करने वाले हैं। अपना हित हम सबसे पहले देखेंगे और बाजार अपना नहीं खोलेंगे। बिल्कुल नहीं। कृषि वाला तो बिल्कुल ही नहीं खोले। जैसे 100 कृषि और रुपए डेयरी दोनों, अगर डेयरी भी नहीं 100 खोलेंगे। वहाँ का फसल पे 100 रुपए अगर लगता है ना, तो 80% अमेरिका की सरकार देती है, 20% दूसरा GM क्रॉप का भी एक इशू है। और हम 7 रुपए देते हैं। अब ये बताइए कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो खराब हो रहे हैं या खराब हो चुके हैं? हमारे सरकार क्या मानती है? नहीं, खराब हो चुके हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेड ही है, बाकी सारे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप सेम पेज पे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेड उसका एक हिस्सा होना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक अगली रूप दे दिया। अदरवाइज नेगोशिएशन ऐसा ही होता है कि उसमें 2 चीज़ें होती है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे आप नेगोशिएट करेंगे, कुछ आपके रेड लाइन होते हैं, कुछ उनके रेड लाइन होते हैं। तो रेड लाइन को दोनों आप छोड़ देते हैं। हमारा एग्रीकल्चर हमारे लिए रेड लाइन है। नेगोशिएशन के जो इश्यूज हैं उसमें कर रहे हैं। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होती हैं, उसको लेकर भी बहुत सारी समस्या थी। तो वो सारी चीज़ों के लिए नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है। नेगोशिएशन के बीच में इतना अगली रूप डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाना शुरू किया प्रेशर बनाने के लिए। ठीक। वो भूल गए कि यहाँ जो प्रधानमंत्री है वो गुजराती माइंडसेट का है, गुजराती अपने व्यापार के लिए जाने जाते हैं, तो उनको पता है कि रिएक्ट कैसे करना है। और वो रिएक्शन यही है कि हमारे एक ऑफिसर हमारा मंत्रालय का स्टेटमेंट दे देगा, हमें तुम पे बोलने की जरूरत नहीं है। सर, आप एक बिल्कुल न्यूट्रल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर दें हम व्यूअर्स को, भारत सरकार ने इस इशू को जिस तरीके से हैंडल किया है, क्या वो ठीक किया है? बिल्कुल ठीक किया है। बिल्कुल ठीक किया भाई, अभी तक भारत की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि भारत अपने हितों से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जरा भी तैयार है। चाहे वो रूस से तेल खरीदने का मामला हो, चाहे वो एग्रो सेक्टर और फार्म सेक्टर और डेयरी सेक्टर खोलने की बात हो। कहीं हमने जो पीयूष गोयल जी का जो स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में, जब ट्रंप ने धमकी दी थी, वो 25% टैरिफ लगाया था, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। और कहीं से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। अगर भारत झुकता हुआ दिखाई पड़ता कि भाई ठीक है ट्रंप साहब, चलो यार ये कर दो और हम खोल देंगे, सब कर देंगे और रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तब जरूर लगता कि यार आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो अपने हितों से और अपनी संप्रभुता से अपने। क्यों, ये फैसला तो भारत सरकार करेगी ना, हमें किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, बाजार, हमारे आर्थिक हित क्या है। हम तो ट्रंप साहब से नहीं पूछते। तो अब तो वो स्टेटमेंट घूम रहे हैं। एरिक गारसेटी पूर्व एम्बेसडर हैं अमेरिका के भारत में, उनका एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे बहुत, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने एनकरेज किया भारत को, यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद एनकरेज किया कि तुम तेल खरीदो, हमें कोई चाहिए था रूसी तेल खरीदने वाला, नहीं तो तेल के दाम बहुत बढ़ जाते दुनिया में। हाँ, ये तो वो खुद कह रहे हैं। एरिक गारसेटी मेरे मित्र भी थे। अच्छा। जब मैं उनसे काफी बार मिला हूं और वो सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, देखिए, भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। भारत कोई परचून की दुकान नहीं है जहां पे आप अपने हिसाब से जो चाहोगे वो करवा लोगे और मोल भाव। देखिए, नेगोशिएशंस आप कर सकते हैं, जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि भाई नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह अगर आप नेगोशिएट करेंगे और आप एक ट्रेड डील कर लीजिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप धमकी दे करके, डरा धमका के अगर आप करना चाहेंगे तो नहीं होगा। और देखिए, भारत की जो विदेश नीति रही है उसमें एक कंसिस्टेंसी रही है हमेशा से कि भाई हम किसी भी एक बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं रखते। ये प्रूवन है, इसमें कोई परिवर्तन सरकार के बदलने से नहीं होता। ठीक है, ये बुनियाद है हमारी फॉरेन पॉलिसी की। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी इतना प्रो अमेरिकन प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत में कोई और नहीं आया, ये भी वास्तविकता है। ठीक, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं या उनको प्रधानमंत्री मोदी से समस्या हो रही है, तो इसका मतलब है समस्या प्रधानमंत्री मोदी में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप में है। ठीक है, क्योंकि अगर इतने प्रो अमेरिका प्रधानमंत्री से आप डील नहीं कर पा रहे तो इनसे पहले जितने आए हैं उनके साथ क्या हाल होता। चलिए, तो एक छोटा सा थोड़ा सा एक्सटेंशन है सौरभ, कि अगर हमारी नीति में समस्या तब समझ में आती है जब सिर्फ हमारे साथ प्रॉब्लम होता है। तुमको चाइना के साथ, जापान के साथ, मैक्सिको, कनाडा, फिलीपींस, बिल्कुल टाइम चला गया। मैं एक चीज, लास्ट चीज, आपने कहा ट्रंप से तो हम परेशान नहीं है,
हाँ, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी से राहुल गांधी को तो एसेट के तौर पे बहुत सारे बीजेपी के नेता देखते हैं कि हाँ ये इस तरह की बात करते रहें, तो हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जैसे कंट्री नैरेटिव में आता है वहाँ राहुल गांधी चूक जाते हैं। अब देखिए देश का मूड थोड़ा नहीं, समझना भाप जरूरी नहीं पा है। रहे हैं। हर नेता को देश का मूड समझना चाहिए राहुल और गांधी उस नहीं हिसाब समझ से अपना एक्शन तय करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। वरुण जी बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया। और देवेंद्र ने जो बातें आपको बताई हैं, इससे मुझे लगता है लोगों को थोड़ा आश्वासन भी मिला होगा। जैसे आपने कहा ना, सब कंट्रोल में है, चिंता की बात कुछ नहीं और है। आज मैं टॉप लेवल पे कॉमर्स मिनिस्ट्री और MEA दोनों के बड़े सोर्सेज से मिलकर आ रहा हूँ दिन में, अच्छा। इसलिए पहुंचने में भी लेट हुआ। So we are एब्सोल्युटली एकदम, कॉन्फिडेंट, तो कोई चिंता की बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।